प्रिय छात्रों, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के द्वितीय भाग की तरफ आज हम अग्रसर हो रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के तहत हमने आपको विभिन्न जानकारियाँ दी थी, जहां हमने ये पहले आपको बताया कि एक ठोस क्या होता है, जिसकी निश्चित आकार आकृति होती है, एक निश्चित गलनांक होता है। कितने प्रकार के ठोस हो सकते हैं, क्रिस्टलीय हो सकते हैं या एमोर्फस यानी कि अक्रिस्टलीय हो सकते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण किस प्रकार से होता है, अर्थात जब विभिन्न जालक बिंदुओं पर कोई बेसिस यानी कि कोई परमाणु या परमाणु का समूह व्यवस्थित होता है तो किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से चित्रित किया हुआ है। बेसिस हैं, जैसे फूल है एक, और ये विभिन्न लैटिस पॉइंट्स हैं, तो इन पर यदि ये सब फूल आ जाएंगे तो किसी क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। उसके पश्चात यूनिट सेल, जब विभिन्न क्रिस्टल बिंदुओं पर बेसिस या मोटिफ व्यवस्थित हो जाते हैं तो जब उन्हें हम एक निश्चित सीमाओं में बांधते हैं तो किसी एक सूक्ष्मतम इकाई का निर्माण होता है, जिसके की पुनरावृत्ति होने पर पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसके पश्चात हमने क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टलोग्राफी में काम आने वाली विभिन्न सामान्य जो पद होते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी कि क्रिस्टल क्या होता है, फलक क्या होता है, किनारा क्या होता है, और उसके पश्चात सॉलिड एंगल क्या होता है। इन सब के बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी थी। ये सभी चीज़ों को चित्रित करने वाला एक चित्र है, जिसके अंदर किसी घन के अंदर उपस्थित फलक, वर्टेक्स यानी कि सॉलिड एंगल और एजेस को दिखाया गया है। किसी घन के अंदर 8 सॉलिड एंगल होते हैं तो 12 किनारे हैं तो 6 फलक होते हैं। सॉलिड एंगल को ज्ञात करने का सूत्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके पश्चात क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जिसके द्वारा हम ये व्यक्त करते हैं कि विभिन्न फलकों पर जो अवयव है हमारा वो कितनी दूरी पर स्थित है। उस आधार पर ए, बी और सी अक्षों पर अगला अवयव को देखते हुए हम क्रिस्टल संरचना यानी कि इकाई कोशिका का निर्माण करते हैं। ए के सामने वाले को अल्फा कोण, बी के सामने वाले को बीटा कोण, सी के सामने वाले को गामा कोण कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर 7 क्रिस्टल समुदायों में पूरी क्रिस्टलीय संरचनाओं को विभक्त किया हुआ है। इन सातों क्रिस्टल समुदायों में कितने प्रकार के ब्रेविसेस जालक उपस्थित होते हैं, इसको यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको समझाया गया था। आज हम इसके पश्चात आगे यह देखेंगे कि किसी एक इकाई कोशिका में, यानी कि घनीय जालक की हम बात करेंगे, कि उसकी एक इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसा हमें पता है कि क्यूबिक लैटिस में 4 प्रकार के ब्रेविसेस जालक हो सकते हैं। तो जैसे सिंपल क्यूबिक सेल यदि है तो उसके अंदर 1 एटम पर यूनिट है, तो बॉडी में 2 एटम पर यूनिट है, तो फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स हो सकते हैं, तो एंड सेंटर के अंदर 2 हो सकते हैं। इन्हें आप निम्न चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि सिंपल क्यूब का मतलब ये होता है कि केवल घन के जो कॉर्नर्स हैं, किनारे हैं, उन्हीं पर अवयव यदि स्थित हो तो उसे हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 8 यदि अवयव उपस्थित हैं तो उनमें से जो प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित जो अवयव है वो 8 इकाई कोशिकाओं के द्वारा साजित रहता है। इसीलिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 बिकम्स 1, यानी कि सरल घनीय व्यवस्था के अंदर प्रति इकाई कोशिका केवल एक परमाणु ही उपस्थित होता है। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये एक इकाई कोशिका के अंदरूनी हिस्सा दिखाया हुआ है, अब ये बाहर की तरफ उसी तल में 4 कोशिकाओं के द्वारा, तो उसके नीचे वाले तल में 4 अन्य कोशिकाओं के द्वारा, अर्थात कुल मिलाकर के 8 कोशिकाओं के द्वारा ये साजित रहता है। इसीलिए प्रति इकाई कोशिका केवल एक परमाणु ही नजर आता है। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में पोलोनियम का एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होता है तो मात्र 52% स्पेस ही परमाणु के द्वारा ऑक्यूपाई होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड यानी कि काय केंद्रित के अंदर 8 अवयव यदि कॉर्नर पर उपस्थित हैं तो एक अवयव उसकी काय यानी कि बॉडी के अंदर केंद्र में उपस्थित होगा, जो उसी इकाई
कोशिका से संबंधित है। इसीलिए 8 मल्टीप्लाइड 1/8 प्लस 1 जो किसी और से शेयर्ड नहीं है, केवल उसी इकाई कोशिका का है। इसीलिए यहाँ पर प्रति इकाई कोशिका परमाणु की जो संख्या है वो 2 प्राप्त होती है। यह अंदरूनी व्यवस्था दिखाई गई है। बॉडी सेंटर्ड के एग्जाम्पल में हम सीजियम क्लोराइड सीजियम ब्रोमाइड का उदाहरण ले सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ये सीजियम क्लोराइड सीजियम ब्रोमाइड जो व्यवस्था है ये बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर है, नॉट बीसीसी, क्योंकि यहाँ पर मध्य में सीजियम है तो चारों तरफ क्लोराइड 68% तक ऑक्यूपाई हो सकता है स्पेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के अंदर। फेस सेंटर्ड के अंदर प्रत्येक कॉर्नर पर एक परमाणु होना चाहिए, साथ के साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक परमाणु उपस्थित हो। 1 2 3 4 5 6 फलक, 6 फलकों के मध्य में परमाणु उपस्थित है। इसीलिए 8 मल्टीप्लाइड 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड 1/2, क्योंकि प्रत्येक फलक पर उपस्थित होने वाला परमाणु स्वयं उसी कोशिका से और उसके ठीक ऊपर जो कोशिका उपलब्ध है उससे साजित रहता है, यानी कि 2 से साजित रहता है। इसीलिए प्रति इकाई कोशिका यहाँ पर हमें 4 परमाणु प्राप्त होते हैं। ये फेस सेंटर्ड व्यवस्था है जो हमारे सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में साफ नजर आती है। सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की विवेचना हम आगे की स्लाइड्स के अंदर आपको करके बताएंगे। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर का मतलब किसी एक भुजाओं की जो फलक है उन फलकों के मध्य में उपस्थित हो। तो 8 कॉर्नर की व्यवस्था इस प्रकार से है, और चूंकि यहाँ पर 2 ही परमाणु उपस्थित हैं तो 2 मल्टीप्लाइड 1/2 तो 2, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था में भी हमें 2 परमाणु प्रति इकाई कोशिका प्राप्त होते हैं। यहाँ आपको यह बताया गया कि किसी घनीय कोशिका का जो घनत्व है उसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए सूत्र दिया हुआ है कि D बराबर Z मल्टीप्लाइड बाई M डिवाइडेड बाई N मल्टीप्लाइड बाई A क्यूब, जहाँ Z प्रति इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या है जो भी हमने ज्ञात किया, M उसका द्रव्यमान है, N अवोगाद्रो संख्या है, तो A उस इकाई कोशिका के डायमेंशंस यानी कि उसकी एक भुजा की दूरी, जो कि घनीय है इसीलिए तीनों भुजाएं समान होती है। इसी प्रकार से किसी घनीय व्यवस्था के अंदर विभिन्न तलों के मध्य की जो दूरी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग D, जिसे मिलर इंडिसेस के द्वारा आगे हम समझेंगे DHKL, उसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो A डिवाइडेड बाई अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जहां पर H के L मिलर इंडिसेस होते हैं, यानी कि जिस किसी भी तल के बारे में बात की जा रही है उस तल के सूचकांक हैं। यहां हम किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित होने वाले विभिन्न प्रकार के सममितीय तत्वों की विवेचना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल की जो ज्यामिति है वो एक निश्चित अवयवी व्यवस्थाओं पर निर्भर होती है, तो उसमें निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के सममिति के तत्व उपस्थित हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसी घनीय व्यवस्था में उपस्थित होने वाले सममिति के तत्वों की हम यहाँ पर विवेचना करेंगे। इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक वीडियो प्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि सिमेट्री एलिमेंट्स इन ए क्यूब किस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ सबसे पहले क्रिस्टल सिमेट्री का क्या नियम है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी क्रिस्टल शोज वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री, तो हर क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार की सममिति उपस्थित होती है। और अगले लाइन में लिखा है कि ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस, यानी कि किसी एक पदार्थ के सभी क्रिस्टल में निश्चित समान सममिति के तत्व उपस्थित होते हैं। यहाँ किसी क्रिस्टलीय अक्ष के बारे में बात किया गया कि यदि किसी क्रिस्टल को किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करें तो वो उस दौरान अपनी आइडेंटिटी को दोहराता है, तो उसे हम क्रिस्टलीय अक्ष कहेंगे। जितने भी प्रकार के सममिति के तत्व होते हैं उन्हें सममिति के तत्व कहा जाता है। उस सममिति के लिए 3 प्रकार के सममिति के तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं क्रिस्टलीय समुदायों में: सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र, सममिति अक्ष और सममिति तल। यहाँ सममिति केंद्र को व्यक्त किया गया है
एक इमेजनरी पॉइंट है, वह काल्पनिक बिंदु है, जिससे कि यदि हम उस क्रिस्टल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में यदि रेखा खींचें तो वो समान दूरी तक जाए, तो उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। जैसे यहाँ पर किसी घनीय व्यवस्था के लिए ये आपको, ये देखिए सेंटर, सेंटर में जो स्थित है बिंदु, उस बिंदु से दोनों तरफ रेखाएं खींचते हैं तो बराबर दूरी तक जाती हैं, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि वह काल्पनिक तल है जिसके की द्वारा किसी सममिति, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना को दो बराबर भागों में, यानी कि दो मिरर प्लेन्स में, मिरर इमेजेस में विभक्त किया जा सके, यानी कि इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट वन इज मिरर इमेजेस ऑफ अदर। इस प्रकार से कि दूसरा जो है वो पहले का मिरर इमेज है। जो किसी घनीय संरचना में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 3 तो समानांतर होते हैं और 6 डायविकर्णीय होते हैं। ये 3 समानांतर, 2 और 3, पहला ऊपर और नीचे की फलक को लेते हुए, दूसरा बाईं तरफ दाईं तरफ की फलक को लेते हुए, और तीसरा लेफ्ट एंड राइट को लेते हुए। 6 विकर्ण, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यहां आप देख सकते हो, यहां आप देख सकते हो कि इस किनारे से लेकर के विपरीत किनारे पर निकलने वाला ये पहला विकर्ण है, तो दूसरा यहां से लेते हुए यहां पर। इसी प्रकार से अपोजिट विकर्ण्स को लेवें तो टोटल 6 हमें डायगोनल सिमेट्री प्लेन्स नजर आएंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि किसी क्रिस्टल के अंदर वह अक्ष है जिसके के द्वारा यदि हम उसे 360 डिग्री पर यदि रोटेट करें तो वह उस घूर्णन के दौरान अपनी संरचना को वापस से दोहराता है। जितनी बार भी वो दोहराता है वह ही उसका सममिति अक्ष कहलाता है। यदि 3 बार दोहराता है तो वो C3 टाइप की सिमेट्री कहलाएगी। तो किसी क्रिस्टल के अंदर टोटल घनीय संरचना के अंदर 13 प्रकार के सममिति अक्ष हो सकते हैं, जिनमें से 4 C3, 3 C4 और 6 C2, यानी कि 4 तो C3 हैं, 3 C4 हैं, तो 6 C2 हैं। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ C6 एक्सिस समझने के लिए दिखाया गया आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो C4 एक्सिस है उसका मतलब यह है कि यह अक्ष, इसके द्वारा यदि हम इसे घुमाएं तो 90 डिग्री पर आपको 4 बार संरचना की पुनरावृत्ति होगी, तो इसलिए इसे हम C4 एक्सिस कहेंगे। और इसे ऐसे किसी क्रिस्टल के अंदर, घनीय क्रिस्टल के अंदर 3 अक्ष होते हैं, यानी कि 2 विपरीत फलकों को लेते हुए यदि हम चलें तो 1, 2 और ये तीसरा। इसी प्रकार से C3 एक्सिस एक कॉर्नर से लेते हुए अपोजिट कॉर्नर पर निकल जाएं, तो चूंकि 8 कॉर्नर है तो 4 C3 एक्सिस। इसी प्रकार से एक किनारे से लेते हुए विपरीत किनारे पे यदि निकल जाएं तो चूंकि 12 किनारे हैं तो यहां पर हमें टोटल 6 C2 मिलेंगे। इस प्रकार से 13 ये हो गए आपके सममिति के अक्ष। तो यहां हमने देखा कि किसी घनीय क्रिस्टल संरचना के अंदर एक सममिति केंद्र है, तो 9 सममिति के तल हैं, तो 13 सममिति के अक्ष हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के किसी घनीय व्यवस्था के अंदर 23 प्रकार के सममिति के तत्व उपस्थित होते हैं। यहां अब आगे हम बात करेंगे क्रिस्टलोग्राफी के विभिन्न नियमों के बारे में। किसी भी प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना के संदर्भ में, यानी कि क्रिस्टलोग्राफी के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हुए हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, यानी कि अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सममिति, सिमेट्री, यानी कि सममितियों की स्थिरता का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, यानी कि परिमेय घातांकों का नियम। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल
ये स्टेनो के द्वारा दिया हुआ था। इसके अनुसार ये कहा गया था कि किसी भी क्रिस्टल की विभिन्न फलकों के मध्य उपस्थित अंतराफलक कोण हमेशा ही नियत होता है, चाहे वह क्रिस्टल किसी भी प्रकार की आकार को प्राप्त करे या किसी भी माध्यम के द्वारा उसे उगाया जाए या निर्मित किया जाए। उनके अंतराफलक कोण जो होते हैं वो हमेशा ही स्थिर होते हैं। इसे ही अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम कहते हैं और ये स्टेनो के द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री यानी कि सममितताओं की स्थिरता का नियम। जैसा कि जब हमने सममिति के तत्वों के बारे में पढ़ा था तो वहां पर भी हमने आपको ये बताया था कि किसी भी पदार्थ के सभी क्रिस्टल्स में उपस्थित सममिति के तत्व हमेशा ही समान होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल यानी कि घनीय व्यवस्था है, तो उसमें 23 सममिति के तत्व उपस्थित होते हैं। तो आप सोडियम क्लोराइड का कोई सा भी क्रिस्टल यदि लेंगे तो उसमें आपको हमेशा ही 23 ही सममिति के तत्व मिलेंगे। इसे हम कहते हैं सममिति के तत्वों की स्थिरता का नियम। लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस यानी कि परिमेय घातांकों का नियम। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है और इसकी जानकारी होना प्रत्येक छात्र के लिए जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इसे संबंधित काफी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां हमने इसे दो तरीके से परिभाषित किया है। यहां आप समझ सकते हो कि किसी भी क्रिस्टल के अक्षों पर उपस्थित विभिन्न फलकों, यानी कि 3 क्रिस्टलीय अक्ष होते हैं, तो तीनों दिशाओं के जो फलक हैं उनके जो अंतखंड है, अंतखंड से मतलब है यहाँ पर कि उन तीनों फलकों पर अगला अवयव या कण कितनी दूरी पर आता है, वो हमेशा क्या होते हैं, नियत होते हैं। और उन्हें हम किसी सूचकांक पद्धति के माध्यम से सूचकांक नियमों के आधार पर किसी रेशनल परिमेय नंबर के आधार पर हम उन्हें व्यक्त करते हैं, यानी कि अंकों के आधार पर व्यक्त करते हैं। अर्थात इसे हम और अच्छे से आपको समझना है तो इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर फलकों पर उपस्थित अंतखंड या तो इकाई होते हैं, या इकाई से क्या मतलब है, इकाई से मतलब यह है कि जैसी भी वो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के तीनों क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर अगला अवयव कहां पर उपस्थित है, तो वही उसकी इकाई कोशिका है। जैसा हमें पता है कि टेट्रागोनल केस हो, चाहे ट्राइक्लिनिक का केस हो, चाहे क्यूबिक का केस हो, वहां पर तीनों में ए बी सी तीनों भुजाओं के जो मान हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। तो वो जो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के द्वारा बनाए गए जो अंतखंड है, वो अंतखंड को इकाई मान लिया जाता है। तो ये कहा गया है कि या तो वे अंतखंड इकाई होंगे, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए पहले जो अंतखंड है वो, यानी कि एबीसी मान लेंगे उन्हें हम, या उनके सरल गुणक होंगे, सिंपल होल नंबर। यानी कि एबीसी यदि अंतखंड है तो जो परिमेय नियम होंगे घातांक के अनुसार, वो अंतखंड या तो Na होंगे या n डैश बी या n डबल डैश सी, जहां पर n, n डैश और n डबल डैश सिंपल होल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं हैं। यह नियम हॉयस के द्वारा दिया गया था। इस नियम की विवेचना आगे के नियम चित्रित जो नियम दिए हुए हैं उनमें अंदर आपको और आसानी से समझ में आएगी। जैसे ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ए बी और सी, यहाँ पर 3 अंतखंड है, इस अक्ष पर ए, इस अंतखंड पर बी, इस अंतखंड पर सी। चूंकि तीनों अभी समान है ए बी सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी को हम यहाँ पर स्वैच्छिक रूप से हाइपोथेटिकली हम इसको यूनिट मानेंगे, इकाई। तो इसीलिए इस प्लेन को हम यूनिट प्लेन कहेंगे या पैरामीट्रल प्लेन कहेंगे। अब इसके सापेक्ष यदि कोई अंतखंड अगला इसके डबल 2a पर, 2b पर और 2c पर है, तो परिमेय घातांकों का नियम कहता है कि वो जो अंतखंड है उसे हम इनके दुगुने पर, दो गुने पर मानेंगे, यानी कि 2:2:2। इसे ही परिमेय घातांकों का नियम कहा गया। परिमेय घातांकों के नियम पर इन अंकन को परिभाषित करने के लिए या व्यवस्थित रूप से बताने के लिए दो प्रकार की सूचकांक पद्धतियां प्रचलन में हैं, जिसमें पहली सूचकांक पद्धति है वीस की सूचकांक पद्धति। वीस की सूचकांक पद्धति के अनुसार जो भी अंतखंड किसी भी फलक पर काटे गए हैं या दिए हुए हैं आपको, तो वही अंतखंडों के जो अंक हैं वही 20 के सूचकांक होते हैं। मान लीजिए कि यदि अंतखंड 1a 2b 3c हो, तो 20 के सूचकांक होंगे 1
2 और 1:2:3। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि तीनों अंकों को यहाँ पर अनुपात के द्वारा व्यक्त किया हुआ है और एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यदि अंतखंड के मान 2a 1/3b इनफाइनाइट c हो तो 20 के अनुसार इसे हम लिखेंगे बड़े स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2:1/3 यानी कि 20 के सूचकांक में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी अंतखंड दिए हुए हैं उन अंतखंडों के आंकिक मान जो भी हैं वही 20 के सूचकांक होते हैं। लेकिन 20 की सूचकांक पद्धति प्रचलन में नहीं आ पाई। उसका कारण यह है कि 20 की सूचकांक पद्धति के अनुसार किसी भी क्रिस्टल संरचना को प्लेन पेपर पर निर्मित करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि अंतखंड 2 है तो इसका मतलब यह है कि आपको 2 क्रमागत इकाई कोशिकाएं चित्रित करनी पड़ेंगी उस 2 अंक को सुव्यवस्थित रूप से परिभाषित करने के लिए। यहाँ तो आपको केवल 2 ही दिखा हुआ है। यदि मान लिया अंतखंड 6 हो तब आपको लगातार 6 इकाई कोशिकाएं निर्मित करनी पड़ेगी उस अक्ष की तरफ, जो कि एक बहुत मुश्किल कार्य है। इसी को दूर करने हेतु यहाँ पर मिलर ने अपनी सूचकांक पद्धति प्रदान करी। मिलर ने क्या किया कि 20 के सूचकांकों को व्युत्क्रम ले लिया और व्युत्क्रम लेकर के उन्हें, यदि वे फ्रैक्शन में आते हैं तो उन्हें किसी ऐसी छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या से गुणा करके उन्हें पूर्णांकों में परिवर्तित कर दिया, जिसे कि मिलर सूचकांक का नाम दिया गया। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए छोटे ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, जिनके मध्य में, अंकों के मध्य में कोई भी कॉमा या रेशो का साइन हम नहीं लगाते हैं और उसे हम h के l वैल्यू के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें नंबर, यानी कि यदि 111 मिलर प्लेन है तो इसे हम 111 के नाम से जानते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको विभिन्न प्रकार के इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, उनके 20 में सूचकांक कैसे लिखते हैं और उन्हें मिलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक इंटरसेप्ट है, यदि इंटरसेप्ट आपके सामने 2a 1/2b और 2c हो तो 20 के सूचकांक तो आपको सीधे ही जो भी अंतखंड दिए हुए हैं वही आंकिक मान लिख देने हैं 2:1/2:2 बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन मिलर इंडिसेस लिखने का तरीका यह है कि HCl विदिन द स्मॉल ब्रैकेट बराबर आपको व्युत्क्रम करते चले जाओ। 2 का व्युत्क्रम किया 1/2, फिर 1/2 का व्युत्क्रम किया तो 1/1/2, अगेन 2 का व्युत्क्रम किया 1/2। इनको सिंपली सॉल्व किया और मल्टीप्लाई किया किसी छोटे से छोटे अंक से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सॉल्व करने पर 141 प्राप्त होता है। तो ये जो 141 प्राप्त हुआ ये इस प्लेन के लिए मिरर सूचकांक कहलाते हैं, जो कि h के l वैल्यू के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से ये अन्य सूचकांक दिए हुए हैं, जैसे 2a बार 2b का मतलब विपरीत दिशा वाला फलक है जहां पर कि वहां का अंतखंड है, तो बार 2b 1c। तो 20 सूचकांक सीधे लिखना है आपको 2:2:1 बार 2। व्युत्क्रम जब हम कर देंगे तो 1/2:1/बार 2:1/1 सिंपली मल्टीप्लाई किया 2 से तो 1 बार 1 और 2, ये मिलर सूचकांक प्राप्त हो गए। यदि इन मिलर सूचकांकों को हम किसी घन के अंदर निरूपित करना चाहें तो यह अब आसान है, क्योंकि मिलर ने 20 के सूचकांकों का व्युत्क्रम लिया। अर्थात यदि जब अंतखंड 3 है तो हमें यहाँ पर 3 इकाई कोशिकाएं लगातार निर्मित नहीं करनी है, वरन उसी इकाई कोशिका की जिस फलक पर इंटरसेप्ट 3 है उसका 1/3 हिस्सा ही अंदर की ओर इंगित करना है। ये आप यहाँ पर इन चित्रों में समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये 1:1 है। 1:1 का मतलब कि 1, 2 का मतलब दूसरी इकाई कोशिका पर नहीं जाना है, हमें जाना है सिर्फ और सिर्फ इसी इकाई कोशिका के मध्य में, सेंटर में, क्योंकि आधा हिस्सा है इसलिए हमें यहीं पर ही हमें इसे रहना है। और 1, तो ये कहलाएगा 1:1 मिलर सूचकांक के अंदर। यदि आपको मिलर सूचकांक में 111 को व्यक्त करना है तो 111 का मतलब यह है कि A में 1, B में 1 और C में 1, तो ये 111।
यदि आपको व्यक्त करना है 001, तो यहाँ यदि हम इसे ओरिजिन माने तो इसी घन के अंदर आप देख सकते हैं, इसी इसी घन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिन है तो यहाँ पर C पर 1 मिल रहा है, ये ओरिजिन है तो C पे 1 मिल रहा है, और यदि ये ओरिजिन है तो C पर 1 मिल रहा है, ये ओरिजिन है तो C पे 1 मिल रहा है, तो जो टॉप फेस है ये 001 फलक कहलाएगी। इसी प्रकार से 010 का मतलब यह है कि यदि ये ओरिजिन है तो इसी घन के अंदर 1, यदि ये ओरिजिन है तो इसी घन के अंदर 1, यदि ये ओरिजिन है तो इसी घन के अंदर 1, यदि ये ओरिजिन है तो इसी घन के अंदर 1। इसका मतलब जो राइट साइड वाली फेस है ये कहलाएगी 010 प्लेन। इसी प्रकार से यदि आपको यदि आपको 011 प्लेन को समझना है तो 011 का मतलब यह है कि यदि ये ओरिजिन है तो 0 यहां नहीं है, लेकिन 1 नजर आ रहा है और C पर 1 नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार से यदि ये ओरिजिन है तो A से हमें मतलब नहीं है क्योंकि 0 है, लेकिन यहाँ पर B 1 नजर आ रहा है और C में 1 पूरा नजर आ रहा है। तो ये वाला जो फेस है, ये वाला जो यानी कि जो डायगोनल प्लेन है, ये डायगोनल प्लेन 011 प्लेन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम मिलर सूचकांक पद्धति के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तलों का निरूपण किसी एक घन के अंदर कर सकते हैं, और इसी के आधार पर किसी भी घनीय क्रिस्टलीय संरचना का हम आसानी से निर्धारण समझ सकते हैं। यहां पर आपको यह बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर जो कि क्यूबिक क्लोज पेक हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है या बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, उनके विभिन्न तलों 100 प्लेन हो या 110 प्लेन हो या 111 प्लेन हो। अब आपको ये प्लेन आसानी से समझ में आने लगे होंगे कि जैसे 100 प्लेन का मतलब क्या है। 100 प्लेन का मतलब ये प्लेन हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड के इकाई कोशिका के अंदर यदि ये सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन है। तो आप देखोगे कि यदि ये सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन, तो यहाँ सोडियम होगा तो यहाँ क्लोरीन होगा। अर्थात 100 फेस पर 2 सोडियम आयन है तो 2 क्लोराइड आयन है। इसी तरह से 110 प्लेन यदि आपको देखना हो तो 110 प्लेन को यहाँ पर हमने ये इंगित किया हुआ यहाँ पर। तो 110 प्लेन के अंदर यदि आप ये सोडियम मानते हो तो ये सोडियम है तो ये क्लोरीन है, तो ये सोडियम तो ये क्लोरीन, लेकिन ये सोडियम, तो यहाँ पर भी आपको 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है। इसी प्रकार से यदि आपको 111 प्लेन को यदि देखना है तो यदि ये सोडियम है तो ये क्लोरीन, तो ये सोडियम, तो ये क्लोरीन, तो ये सोडियम, अर्थात 111 प्लेन पर सिर्फ सोडियम मिल रहे हैं। तो जो अगली कोशिका होगी वहां पर आपको सिर्फ क्लोरीन मिलेंगे, उसकी अगली कोशिका में सिर्फ सोडियम मिलेंगे। तो यहां पर यह व्यक्त किया गया है कि यदि 100, 110 या 111 प्लेन से होने वाले जब परावर्तनों को हम देखते हैं तो उनके लिए जो अंतरतलीय दूरियां हैं वो अंतरतलीय दूरियों का अनुपात ये प्राप्त होता है। सीसीपी स्ट्रक्चर के लिए 1:0.707 रेशो 0.577, एफसीसी के लिए ये विन्यास प्राप्त होता है, तो बीसीसी के लिए विन्यास प्राप्त होता है। तो यदि हम जब क्रिस्टलीय संरचनाओं का निर्धारण करते हैं और उन संरचनाओं के निर्धारण के दौरान यदि हमें इन तलों से होने वाले परावर्तनों के आधार पर विभिन्न अंतरतलीय दूरियां इन तलों की मध्य की उनके मान यदि इनके समकक्ष प्राप्त होते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ उस क्रिस्टल की संरचना इसके समरूप है या इसके समकक्ष है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे यहाँ पर एक्स-रे डिफ्रैक्शन ब्रेग समीकरण की। प्रिय छात्रों, इससे पहले तक की जितनी भी स्लाइड्स थी वहां पर हमने आपको पूरे क्रिस्टलीय संरचनाओं के संदर्भ में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यहाँ से आगे की जो स्लाइड्स दी हुई हैं उनमें यहाँ पर हम आगे विवेचना करेंगे कि किसी क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, और उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। क्यों होता है और किसके द्वारा ये उपयोग किया गया था, इसके बारे में आज इस वाले लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। उसके अगले लेक्चर के अंदर हम क्रिस्टलीय संरचनाओं के निर्धारण के संबंध में जितनी भी टेक्निक्स काम में ली गई हैं उन सभी टेक्निक्स के बारे में विवेचना करेंगे। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम एक्सरे किरणों को
क्रिस्टलीय संरचनाओं में उपस्थित परमाणुओं पर डाला जाता है, जहां से कि वे डिफ्रैक्टेड होकर के किसी फिल्म के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पड़ती हैं, जहां उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हें उसके स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए एनालाइज करते हैं। यानी कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में सीधा सीधा सा यदि हम देखें तो एक्सरे मशीन के द्वारा एक्स किरण आनी है, वो हमारे सैंपल यानी कि जो अननोन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस पर गिरनी है, वहां से क्रिस्टलीय तलों के द्वारा उन किरणों का डिफ्रैक्शन होना है, और उस डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो हम फोटोग्राफिक फिल्म पर एक पैटर्न के तौर पर प्राप्त करते हैं, और उस पैटर्न की एनालिसिस के द्वारा हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो जो क्रिस्टलीय संरचना है वो क्या है। महत्वपूर्ण यह है कि क्यों एक्सरे? वो इसलिए क्योंकि एक्सरे ही वह किरण है जिनकी की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग है, जो कि हमारे अंतर परमाणुविक दूरी के कंपेरेबल है, के लगभग बराबर है। इसीलिए वो क्रिस्टलीय तलों से आसानी से परावर्तित हो जाती हैं। तो इस आधार पर हमें कितनी ऊर्जा वाली विकिरण की आवश्यकता पड़ेगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ एक्सरे एच सी बाई लेमड़ा, एच न्यू यानी कि सी बाई लेमड़ा, तो 12.3 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात इस ऊर्जा युक्त एक्स किरण को यदि हम किसी भी क्रिस्टलीय सतह पर गिरने देते हैं तो वो वहां से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के द्वारा यानी कि पराविवर्तित होकर के एक पैटर्न देगी। उस पैटर्न के आधार पर हम क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण करेंगे। कैसे करते हैं? तो उसके लिए यह बताया गया है कि कोई भी जो क्रिस्टल है वो एक प्रकार के 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करता है एक्सरे के लिए। तो इस पैटर्न के अंदर द स्पेसिंग ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग्स कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, यानी कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ग्राफ प्राप्त होता है, उस ग्राफ में जो उच्चिष्ट होता है मैक्सिमा, उस मैक्सिमा के सेपरेशन के द्वारा हम यहाँ पर जो विभिन्न अंतर तलीय दूरी है उसका पता लगाते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइंस ऑन द ग्रेटिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि अलग अलग कोटि के डिफ्रैक्शन पैटर्न के द्वारा हम इनका पता लगाते हैं। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर किसी इकाई कोशिका की साइज का पता पड़ सकता है, और हमें यहाँ पर आणविक व्यवस्था का भी पता लग सकता है। तो इस आधार पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से हमें मदद मिलती है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था W.H. ब्रेग और उनके पुत्र W.L. ब्रेग के द्वारा 1913 में, और उन्होंने ब्रेग इक्वेशन को डेवलप किया था, और 1950 में उनके इसी योगदान के लिए फिजिक्स में भौतिक का उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ब्रेग समीकरण के द्वारा हम वह कोण ज्ञात करते हैं। ब्रेग समीकरण का उपयोग क्या है कि ब्रेग समीकरण के द्वारा हम वह कोण ज्ञात करते हैं जिसके के सापेक्ष विवर्तन होने पर विवर्तन मैक्सिमा यानी कि उच्चतम इंटेंसिटी वाला हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। किस प्रकार से ब्रेग समीकरण को हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं? तो ये दिया हुआ है कि ये दो विभिन्न क्रिस्टलीय तल दिए हुए हैं, इन दोनों तलों पर पड़ने वाली एक्स किरण ये है एक्सरे 1 एक्सरे 2। हम जानते हैं कि दो किरणें संपोषी व्यतिकरण कब करेंगी? तभी करेंगी जबकि उनके मध्य का जो पथांतर है वो पथांतर उनकी तरंगदैर्घ्य के बराबर या उनके पूर्ण गुणज के बराबर होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पथांतर है एन लेमड़ा वो ए बी प्लस बी सी, ये पथ का अंतर है, इसके बराबर होगा। जहां पर ए बी की दूरी बी सी के बराबर ही है, तो इसीलिए एन लेमड़ा बराबर 2ab हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर साइन थीटा ज्ञात करना चाहें तो साइन थीटा बराबर ए बी बटा डी, ए बी बटा डी। तो उस आधार पर ये 2ab है, तो ए बी बटा डी ये हमने रख लिया, यानी कि डी साइन थीटा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए बी यानी कि डी साइन थीटा। तो ए बी की जगह पर हम ये रख देंगे, तो एन लेमड़ा बराबर 2d साइन थीटा।
अर्थात ये ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। और इस ब्रेग समीकरण में उपस्थित ये जो थीटा है, जिसे कि आगे ग्लांसिंग एंगल का नाम दिया गया है, इस ग्लांसिंग एंगल को ही हम ज्ञात करते हैं, जिसके की माध्यम से यहाँ पर इनका डिफ्रैक्शन होता है और हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, इस प्रेजेंटेशन को, इस लेक्चर को हम आज यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की कौन कौन सी तकनीक है। 4 मुख्य प्रकार की तकनीक है। लाउवेज सिंगल क्रिस्टल मेथड, एक्सरे ब्रेक का जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है वो, फिर उसके बाद में तीसरी टेक्निक जो है वो तीसरी टेक्निक रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, और चौथी जो टेक्निक है वो पाउडर मेथड है। ये यहाँ पर आपको एक सिंपल एक XRD यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है दिया हुआ है। एक्सरे ट्यूब के द्वारा एक्सरे निकलती हैं, यहाँ से कंसंट्रेटेड होकर के ये हमारे किसी क्रिस्टलीय पदार्थ पर गिरती हैं, जिसकी की संरचना ये हो सकती है, और वो एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इस प्रकार से हमें पैटर्न देती हैं। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये आने वाली किरण है, ये हमारे क्रिस्टल पर गिरती है, और यहाँ से जिस कोण से ये विवर्तित होती हैं, जिससे कि हम यहाँ पर ट्रांसमिटेड बीम से एंगल ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, और ये एक पैटर्न हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसको कि रिकॉर्ड किया जाता है, और इस आधार पर इसकी संरचना की हम विवेचना करते हैं। ये 4 प्रकार की मुख्य तकनीक है, जिनके बारे में हम अगले प्रेजेंटेशन के अंदर आपको जानकारी देंगे। जहाँ पहली है लाउवेज फोटोग्राफिक मेथड, जो 2 प्रकार से होती है, ट्रांसमिशन मेथड और ब्रेक रिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा है ब्रेक का एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर मेथड, और तीसरा है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, और चौथा है पाउडर मेथड। प्रिय छात्रों, यहाँ तक के बारे में आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी होंगी। अगले लेक्चर में हम आपको आगे की इन चारों टेक्निक्स के बारे में, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, पोटेशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देंगे। आप तब तक के लिए स्टे एट होम and safe.